एक सुखानपुर नाम का गांव था। यहाँ के लोग बहुत ही हंसी खुशी से रहने वाले थे। यहाँ के त्योहार पर भी बहुत रौनक होती थी। इसका कारण था, यहाँ पर एक हवेली थी जहाँ के सरपंच, उनकी बीवी और उनका बेटा रहते थे। वो बहुत दयालु थे और सबकी मदद करते थे। पर आज ये हवेली बिल्कुल सुनसान और वीरान हो गई। कहा जाता है कि एक दिन जब सरपंच और उनकी बीवी बच्चे घर में सो रहे थे, तब किसी अनजान व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। उन दोनों की लाशें हवेली में पड़ी रही और हवेली के चारों तरफ की दीवारें खून में सनी हुई थी। जब अगली सुबह लोगों को ये बात पता चली, तो लोग इकट्ठे हुए और बातें करने वालों की, आखिर ऐसा कैसे हुआ? पुलिस भी आई, उसने तहकीकात की और पुलिस को भी कोई सवाल का जवाब नहीं मिला। उसने लोगों से पूछताछ करी कि ये ऐसा कैसे हुआ, पर लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। पर कुछ दिन बाद जब पुलिस चली गई और उसके कोई खबर नहीं मिली, तो सरपंच और उनकी बीवी के जो बेटा था, उसके बारे में पूछने के लिए गांव के लोग पुलिस स्टेशन गए। पर पुलिस ने बोला कि हमें इसकी कोई खबर नहीं मिली है और ना ही वो बच्चा हमें कहीं मिला है। हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। गांव के लोग निराश हो जाते हैं और अपने अपने कामों में लौट जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि आज ये हवेली बिल्कुल वीरान और सुनसान हो चुकी है और यहाँ पर कई तरह की आत्माओं का वास है। रात में कई बार इस हवेली से चीखने की आवाज आती है, जो लोगों के कानों को चीर देती हैं। लोग भी इस चीज से बहुत डरे हुए हैं और चाहते हैं कि ये हवेली किसी तरह से शाप मुक्त हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस हवेली की बातें काफी जगह का चुकी थी। लोगों का माने था कि यहाँ कोई आत्मा तो है। तभी एक दिन शहर में रहने वाले 3 दोस्त इस गांव में इस हवेली को घूमने आते हैं, क्योंकि वो डरावनी जगह की तहकीकात करते हैं कि क्या वो सच में डरावनी है या नहीं, या फिर लोगों ने बातें बनाते हैं। इसके लिए उन्होंने गांव के लोगों से पूछता की, पर गांव के लोग इस बात को सुनकर ही डर गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पर एक बूढ़ी अम्मा थी, उन्होंने कहा, बेटा तुम इस जगह पर मत जाना, ये डरावनी जगह है और यहाँ पर कई तरह की आत्मा है। पर वो तीनों दोस्त किसी की न सुनते हुए रात के अंधेरे में उस हवेली के लिए लालटेन लेकर निकल पड़ते हैं। पर उनमें से एक दोस्त रमेश बहुत डरपोक होता है और उसको इन जगहों से डर लगता है। पर अपने दोस्तों की नजरों में बहादुर बनने के लिए वो ये काम करता है। पर हवेली के नजदीक जाते ही रमेश की हालत खराब हो जाती है। वो सोचता है कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ बात है, जिससे उसकी आभास होता है। ऐसा लग रहा है कि उसे कोई देख रहा है। वो अपने दोस्तों से कहता है, सुनो दोस्तों, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये जगह बहुत डरावनी है और मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पर उसका दोस्त राकेश उससे कहता है, अरे तू पागल है क्या? ये जगह तो ऐसे ही है। लोगों ने बस अपने मनोरंजन के लिए इसको डरावनी बता रखा है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। रमेश राकेश को कन्विंस कर लेता है और वो तीनों हवेली के अंदर हाल में चले जाते हैं। हवेली के अंदर जाकर उन्हें एक हल मिलता है। रमेश फैसला करता है कि वो यहीं पर बैठते हैं और ज्यादा अंदर नहीं जाते हैं, क्योंकि पता नहीं अंदर क्या चीज हो। हम यहाँ के लिए नहीं है और हो सकता है कि अंदर कुछ ऐसी चीज हो जो हमारे लिए सही ना हो। तीनों दोस्त फैसला करते हैं कि वो यहीं पर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें रात ही बितानी थी। अगली सुबह तो सारा सच पता ही चल जाना था। वो अपनी बातें कर रहे होते हैं, तभी रमेश को लगता है कि इस कमरे का माहौल कुछ ठंडा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि इस कमरे में बर्फ गिर रही हो और पूरा माहौल ठंडा ठंडा सा लग रहा है। रमेश ये बात अपने दोस्तों से बोलता है। दोनों दोस्त बोलते हैं कि हाँ, वैसा तो है, लग तो रहा है कुछ ठंडा। थोड़ी देर बाद उन्हें दूसरे कमरे से किसी के चीखने की आवाज आती है। रमेश इस बात से डर जाता है और वो अपने दोस्तों से कहता है कि हमें अभी तुरंत यहां से निकलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं यहां पर कुछ तो है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा और मुझे डर लग रहा है।
उसका दोस्त फिर बोलता है, तू पागल है, कोई हमें डराना चाहता है। शायद हो सकता है कोई हमारे साथ मजाक कर रहा हो। हम अंदर जाकर देखते हैं। अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अंदर है। रमेश इसके लिए राजी नहीं होता, लेकिन फिर अपने दोस्तों के कहने से वो मान जाता है। तीनों दूसरे कमरे में जाते हैं जहां से उन्हें आवाज आई। थोड़ी देर बातें करते हैं और कहते हैं कि देखा, यहां पर कुछ भी नहीं है। तुझे ऐसे ही लैग रहा है और यहां पर कुछ हो भी नहीं सकता। इतनी पुरानी हवेली है, यहां पर कौन ही आना चाहेगा। तीनों दोस्त बातें करते हैं, तभी उनके सामने से एक औरत चीखते हुए, भागते हुए उनके सामने से गुजर जाती है। तीनों की हालत खराब हो जाती है। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि इससे पहले शायद उन्होंने इस चीज का सामना नहीं किया था। तीनों डरते हैं और डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं ये क्या चीज है। अब उनकी हालत खराब हो चुकी थी और वो डर कर भागने लगे थे। भागते भागते वो किसी दूसरे कमरे में जाते हैं। वो सोचते हैं कि बाहर का रास्ता है, लेकिन जैसे ही वो इस कमरे में अंदर आते हैं, एक वही औरत उनके सामने भागी थी। वो कोने में बैठकर रो रही होती है और पूरा काम ब्रेक के आसपास खून के निशान और पैरों के निशान लगे हुए होते हैं। वो तीनों डर जाते हैं। अब उनके पास कहने और सुनने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अब पोस्ट किसी तरह सोच रहे हैं कि कैसे भी करके हम इस हवेली से बाहर निकले। वो भागते भागते किसी दूसरे कमरे में जाते हैं। वहां ये सोचते हैं कि शायद ये बाहर का दरवाजा हो। मैं दरवाजे को पीटते हैं, पर दरवाजा कोई नहीं खुलता है। फिर जैसे तैसे वो हवेली के बाहर निकलते हैं। हवेली के बाहर जाते हुए हंसते हुए औरत उनसे कहती है कि मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम जहां जाओगे तुम्हारे पीछे आऊंगी। इतना कह के वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। डर का माहौल कुछ ऐसा था कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अब वो बस इस हवेली में कैद होकर रह गए थे। वो चारों तरफ भाग रहे थे। भागते भागते वो दूसरे कमरे में जाते हैं, मानो वक्त थम गया हो। जिस समय वो हवेली में आए थे, अभी भी वही समय हो रहा है। दीवार पर एक पेन जिसमें वो औरत जीवित खड़ी थी। ये देखकर उनके हाथ पैर फूल गए। तीनों भागते रहते हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो हवेली के बाहर निकलते हैं, वो और अच्छी कर कहती है, तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ वही आऊंगी। कहां तक भागोगे? इतना होकर भी डर जाते हैं। और जब वो हवेली से बाहर आ जाते हैं, तब वो सारी बात गांव वालों को बताते हैं। गांव वाले उनसे कहते हैं कि हमने तो आपको पहले ही मना किया था, आप फिर वहां क्यों हो गई? ये बात खत्म होने के बाद रमेश रात को अपने कमरे में सो रहा होता है। रात में फिर वही होता है। कमरे का माहौल एकदम ठंडा हो जाता है और चारों तरफ धुआं होता है। वो औरत उससे कहती है कि मैं तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ूंगी। अब मैं तुम्हें खत्म करके ही मानूंगी। रमेश डर जाता है और उठकर ये बात अपने दोस्तों को बताता है। उसके दोस्त बोलते हैं कि हो सकता है कि हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। वो के गांव के लोगों से पूछते हैं, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर वही बूढ़ी दादी आती है और उनसे बोलती है कि बेटा, मैं जानती हूं कि ये चीज कैसे सही हो सकती है, तुम मेरे साथ चलो। वो एक माताजी के पास ले जाती हैं। चेहरे से वो बहुत ही तेजस्वी लग रही थी और लग रहा था कि वो खुद ही भगवान है। उन्होंने उन सबसे बोला कि तुम्हें गणेश भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करनी होगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और वहीं पर इस आत्मा का खत्म किया जा सकता है। मैं तुम्हारे चारों तरफ ऐसा कवच बना दूंगी जिसे ये आत्मा कभी नहीं भेद पाएगी। और ऐसा ही होता है। सारे मंदिर में जाते हैं। ये गांव का सिद्ध मंदिर था। कहा जाता था कि इस मंदिर में आकर सारी बुरी आत्मा दूर हो जाती हैं।
माता पूजा करना शुरू करती हैं और वो सब भी बैठ जाते हैं, पर मंदिर के बाहर वो आत्मा इन सब का इंतजार कर रही होती है। पर माता अपनी शक्ति से एक ऐसा कवच बना देती हैं जिसे कोई भेद न सके। जैसे ही पूजा समाप्त होती है वो लोग बाहर निकलते हैं और आत्मा उनका इंतजार कर रही होती है। वो सोचती है कि मैं इन्हें अपना शिकार बनाऊंगी, पर जैसे ही वो उनके पास आना चाहती है वो चक्र जागृत हो जाता है और गणेश भगवान उनकी रक्षा करते हैं। अब वो आत्मा समझ जाती है कि अब वो उन तीनों का कुछ नहीं बिगड़ सकती, इसलिए वो गणेश भगवान को देखकर भाग जाती है और फिर से हवेली में वापस चली जाती है। जय गणेश भगवान।